कोलोनियल सिस्टम के जो जज बने हैं इनसे न्याय की उम्मीद करना बेवकूफी है। इसलिए कोलोनियल सिस्टम का भी जो है बीज नाश करने का काम भी माननीय आजाद समाज पार्टी करेगी, मेरा वादा है आप लोगों को। जो रणनीति बना के दलित पिछड़े आदिवासी लोगों को सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में घुसने रोका गया है, उस कोलोनियल सिस्टम की भी नसबंदी करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लोकतंत्र बहुमत के शासन का नाम, जिनके नाम बहुमत होता है उनका राज होता है, जिनका राज होता है वो शासक वर्ग होते हैं, और जो शासक वर्ग होते हैं ना उनकी बहन बेटों के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार करता, ना कोई उनकी मूछें काटता, ना कोई उनको घोड़ी से रोकता, ना ही उनका हाथ फैला होता, ना ही जो है उनको तमाम तरह के अन्याय जुर्म जाति का सामना करना पड़ता है, और ना ही उनका नेता यहां खड़े कैसे चिल्लाता। समझ रहे हो? जिनके पास राज होता है वो ऐसे चिल्लाते नहीं, ना ही उनके लोग आके ऐसे पैरों में बैठते हैं कि मेरी मदद करा दो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे साथी भी कह रहे हैं, मैं एक बात आपको स्पष्ट करता हूं कि जब मैं अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए निकला तो मुझे एक ही चीज याद थी कि मेरे ऊपर हमारे महापुरुषों का कर्ज है। अभी तक जो अधिकार मुझे मिले, चाहे वो आरक्षण हो या पढ़ने का अधिकार हो, या सम्मान से घूमने का अधिकार हो, या अपनी बात कहने का अधिकार हो, या राजनीति करने का अधिकार हो, प्रधान से लेके एमपी बनने का अधिकार हो, ये मेरी मेहनत नहीं, ये मेरे महापुरुषों की मेहनत और उनकी त्याग तपस्या का फल है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। इसके लिए ज्योतिबा फूले ने, मां सावित्रीबाई फूले ने, मां फातिमा सेन ने अपना जीवन अर्पण किया, तमाम तरह के अपमान सहे और हमें पढ़ने के लिए अवसर दिया, स्कूल खोले। इसके लिए कुर्मी वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण का प्रावधान लाए, वो 1902 में उन्होंने पाठशालाएं खोली, उन्होंने सत्यशोधक समाज को दोबारा जिंदा किया, उन्होंने बाबा साहब को प्रेस खोलने के लिए मदद की, उन्होंने अपने समाज के लोगों से कहा और हमारे समाज के लोगों से भी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर तुम्हारे नेता हैं। ऐसे महापुरुषों की कुर्बानियां, बलिदान। फिर नारायण अगरू, संत गाडगे जी महाराज, पहले ललित यादव, पहले रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जनरल कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, ऐसे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें लड़ने के लिए तैयार किया। तो जो आज अधिकार हमें मिले वो हमारे महापुरुषों के संघर्ष का फल है। अगर हम इन अधिकारों को खा के और चुपचाप आराम करने लग जाते हैं और हमारे सामने हमारे अधिकार नष्ट हो जाते हैं, हमारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल जरूर पूछेगी कि जब इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकार खत्म हो रहे थे तो आप लोग क्या कर रहे थे। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ताकत देना चाहते हैं तो आप मेरी रैलियों में तो आते हैं। मैं तो इस प्यार के लिए अपने लहू का कतरा भी कुर्बान कर दूं तो कब पड़ जाएगा आपके इस परिवार के इस प्यार और सम्मान के कारण। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जैसे दिलावर भाई ने कहा कि हमारी पार्टी तो अभी छोटी है, हमें तो बीजेपी को हराना है, हमें तो फलानी पार्टी को जिताना है, तो मैं आपसे कहता हूं कि पेड़ जब लगता है तो वो पौधा ही होता है। वो उसका समाज, उसके रक्षक, उसको लगाने वाले, उनके सुरक्षा कवच, उसको खाद पानी संरक्षण देके उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करते हैं। जैसे आपने जो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, कोई बच्चा कोई 10 साल का पैदा हुआ है क्या तक? एक दिन का ही पैदा होता ना, होता ही नहीं होता, बताओ। फिर उसको 1 साल का होने में भी 1 साल ही लगता है, 9 महीने 10 महीने में 1 साल का नहीं होता। हमने तो 5-6 साल में आप लोगों के संघर्ष के जरिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहचान बनाई है। आप लोगों के संघर्ष के जरिए पूरी दुनिया में आपका डंका बजता है, इसका प्रमाण है।
कि जब हाथरस की घटना होती है तो बाहर विदेशों में 26 कंट्री में आंदोलन होता है, भीम आर्मी के बैनर का आंदोलन होता है। ये आपकी ताकत है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पहचान आपके संघर्ष से बनी, अगर आप अपने पौधे को नहीं सींचोगे, आप अपने पौधे को वोट देकर ताकतवर नहीं बनाओगे, मेरे हाथ मजबूत नहीं करोगे, तो ये जो आज अधिकारी कर्मचारी मेरे फोन पे काम नहीं कर रहे हैं, इसका एक कारण है। जानना चाहते हो कारण क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, चलो जानो। इनको पता है कि इनकी सरकार तो नहीं है, ये विपक्ष में तो नहीं है, तो ये ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? आंदोलन कर लेंगे, मेरा ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग थोड़ा कर देंगे, मुझे सस्पेंड थोड़ा कर देंगे, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा के जेल थोड़े ले देंगे। इनके दिमाग में ये बात हर समय चलती है कि हमें उस आदमी का काम करना है जिस आदमी के अंदर इतनी ताकत है। आपने तमाम पार्टियां आजमाई, चुनाव आते हैं जाते हैं, आप वोट देते हैं, घर बैठ जाते हैं, नेता आपके बीच में नहीं आते। मैं आज उज्जैन की धरती पर आया, इसलिए आपसे कह रहा हूं, क्या आपको मेरे संघर्ष पे कोई शक है? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं? ये बताओ। तो ये बताओ, आपको लगता है कि मेरे ताकतवर होने के बाद आप कमजोर रह जाओगे? आपको लगता है कि अगर यहां हम ताकतवर होंगे तो आपका हाथ किसी आगे ऐसे होगा? आपको लगता है अगर आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ताकतवर होगी तो आपके साथ अन्याय अत्याचार हो जाएगा? और अन्याय अत्याचार होने पे डीएम एसएसपी आराम से कुर्सी बैठ के एसी में सो जाएंगे क्या? लगता है आपको? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे निकम्मे नेताओं को जिताने से बढ़िया आप भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के काम करने वाले गरीब कार्यकर्ता को वोट देकर ताकतवर बनाए और मुझे काम करने का मौका दें। और अगर आप मुझे काम करने का मौका देते तो मैं गारंटी देता हूं कि ये मध्य प्रदेश, जिसकी 95% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की है, जहां इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग आंदोलन करते हैं, फिर भी उनको पंचायत में आरक्षण नहीं मिलता। वो इतने बड़े पैमाने पे रैलियां करते हैं, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर भी उनको जो है जातिगत जनगणना नहीं होती। यहां आदिवासी समाज के लोग रोज हर परेशानी के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ नेमावर जैसी घटना होती है। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अगर हम अपने महापुरुषों का आंदोलन सफल करना चाहते हैं तो एक चीज तो हमें निकालनी पड़ेगी, वो है जाति व्यवस्था और जातीय महासभा। अगर हम महासभा में बटे रहेंगे, जाति में बटे रहेंगे, तो एक जाति के आधार पर न हम प्रधान बन सकते, न विधायक बन सकते, न एमपी बन सकते, न चेयरमैन बन सकते, न मेयर बन सकते, न सभासद बन सकते। अगर आपको राज व्यवस्था लानी है तो राज व्यवस्था की सोच भी पैदा करनी पड़ेगी। ये लोकतंत्र है, एक एक वोट कीमती है, और जब एक एक वोट कीमती है तो अपने जैसे जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, तमाम वो लोग जो आपकी तरह शोषित हैं, जो अन्याय सह रहे हैं, आपको उनको भाईचारा बना के जोड़ना पड़ेगा। 1 साल का समय आपके पास बाकी है। मैं इसलिए पहले आ जा रहा हूं क्योंकि जब मैं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के आंदोलन में आया था तो यहां की सरकार ने मुझे एयरपोर्ट पे धोखाधड़ी करके सादी ड्रेस में पुलिस के लोगों को माला पहना के एयरपोर्ट पर खड़ा कर दिया और उनके हाथ में माला यदि ना आया तो उन्होंने मुझसे माला स्वागत किया। मेरी समझ में नहीं आया कि कौन लोग, तो मुझसे कहने लगे घर को आइए बात करनी है। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? जब मैं उनके साथ उधर गया तो मेरा फोन छीन के मुझे बंधक बना लिया और पूरे दिन मुझे बंधक बना के रखा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि जो अपमान यहां मेरा नहीं मेरे समाज का हुआ उसका बदला जो है, क्योंकि मैं बदले में भरोसा नहीं रखता, तो इस सरकार को बदल के वो जो अपमान उन्होंने किया उसका बदला जो है हम लोग जरूर लें। इसलिए मैं अन्य प्रदेशों में कम और मध्य प्रदेश में ज्यादा आता हूं क्योंकि मैं मानता हूं
कि ये मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये परिवर्तन की धरती है, हजारों साल की गुलामी को काटने वाले रेवल की धरती है, ये उस रेवल की धरती है जिसका खून ईमानदार। मैंने देखा किस तरह से मेरे कार्यकर्ता आधे आधे रास्ते में मेरे परिवार के लोग मोटरसाइकिल में तेल खत्म होता तो तेल गिरवाते, कहीं भूख लगती है तो मैंने देखा छोटे छोटे ढाबों पे खड़े हैं, कहीं पानी पी रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कुछ और रूखा सूखा खा के अपने पेट की भूख मिटा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे। इतनी धूल मिट्टी में भी रुक नहीं रहे, पूरे जोर लगा के तेजी से भागे आ रहे हैं। उनको अपनी जान की परवाह नहीं। तो जिनको अपनी जान की परवाह नहीं, उनके लिए लड़ना और उनके दिल में जो दर्द है उसको दूर करना चंद्रशेखर आजाद की और हम जितने लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि समय ज्यादा नहीं है, आप लोगों को खुद चंद्रशेखर बन के अपने गांव में जा जाके अपने वोट की वैल्यू और वोट से निर्माण जो होता है उसको समझाना पड़ेगा समाज के लोगों को। आपको भाईचारा बना के अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और आपको इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। एक बात और मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात को गौर से सुनना। अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप्पी थाम के बैठे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, हमारे यहां कहावत है कि अगर बिल्ली को देख के कबूतर रेत में सर दे ले तो खतरा टलता नहीं। समझ रहे हो? अगर बिल्ली को देख के कबूतर रेत में सर दे ले तो खतरा टलता नहीं है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो दुश्मन पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं, उसका बस चले तो कोई संविधान हटा दो। आप महसूस करके देखो, अगर संविधान नहीं रहेगा तो कोई आपके भाई को यहां मंच से बोलने देगा? ऐसा पंडाल लगाने देगा? मेरी बहन को यहां गाना गाने देगा? इस देश की करोड़ों महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने देगा? आपको प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधान बनने देगा? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप अन्याय के खिलाफ चुप है तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके समाज पे तो अत्याचार हो रहा है। भाई अगर उज्जैन में नहीं हो रहा है तो आगर में हो रहा है, आगर में नहीं हो रहा है तो इंदौर में हो रहा है, इंदौर में नहीं हो तो देवास में हो रहा है, देवास में नहीं हो रहा तो भोपाल में हो रहा है, भोपाल में नहीं तो शाजापुर में हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ। एनसीआरबी का डाटा कहता नहीं कहता है कि भाई एक साल में लगभग 63,000 महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और 38,000 के करीब अपराध सिर्फ शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के साथ हो रहे हैं। वो महिलाएं तुम्हारी बहन बेटी लगती है, लगती है? बताओ। मेरी बहन बेटी लगती है, लगती है? बताओ। अगर उनके साथ होने वाले अन्याय में हम चुप हैं तो हम कर क्या रहे हैं? अपनी बारी का इंतजार तो कर रहे हैं कि जब मेरी बहन के साथ होगा तब मैं लड़ूंगा। यही तो कर रहे हैं। जबकि हम इस अन्याय को राजनीतिक शक्ति बना के जड़ से काट सकते हैं। किसी की मां ने दूध भी पिलाया ताकत में हो और किसी बहन की तरफ से यहां उठा मैं गारंटी देता हूं इस बात। लेकिन नौजवान साथियों, आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग के नारे तो बहुत लगा रहे हो, जय भीम के, लेकिन जो बुनियादी काम है कि गांव राज आके समाज को जोड़ के अपनी बात कहने का, उस काम में बड़े पीछे। आप रेलवे में तो बड़ी संख्या में आ रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि संगठन का काम करो। 1 और 1 11 होते हैं और 11 गुणा 11 जो है वो 121 होते हैं। मैं जब आपसे ये बात कहता हूं तब आप चुप हो जाते हो। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारा काम चंद्रशेखर भाई करेगा या सारा काम सुनील अवस्थी करेगा या सारा काम भाटी जी करेंगे, अरविंद करेंगे, तो भाई आप मसीहा के तो इंतजार कर रहे हो ना। बुद्ध कह के गए, क्या कहा बुद्ध ने? अपो दीपक अपना दीपक स्वयं बनो। और आप क्या कह रहे हो? कोई मसीहा आज अपनी जिंदगी बदलेगा। और मैं कह रहा हूं कि जो बुद्ध ने कहा वही सत्य है। आप अच्छा बताओ, जितने लोगों को 2 हाथ दे, हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। जिनको 2 पैर है वो हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। जिनको 2 आंखें वो हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। जिनको 2 कान है वो हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ भाई, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 पैर,
आपके अंदर भी इतनी क्षमता जितनी मेरे अंदर है। क्या आप मुझसे कमजोर हैं? क्या आप अगर मेहनत ईमानदार संघर्ष करो तो आपका कोई मुकाबला कर सकता है? तो अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, अपने आप कमजोर आ रहे हो, तो इसमें मेरी गलती है या आपकी गलती? बताओ भाई, आप बताओ। अगर आपके पास 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान, 2 पैर और कुदरत ने आपको बुद्धि दी है, तो जब दूसरे लोग राजनीतिक काम कर सकते हैं, दूसरे लोग राज व्यवस्था में कायम हो सकते हैं, तो मेरा समाज क्यों नहीं हो सकता? भाई, चाहे उच्च जाति का हो, जाति व्यवस्था, चाहे नीच जाति का हो, 1 वोट 1 वैल्यू बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए। चाहे राष्ट्रपति की वोट हो या किसान की, मजदूर की हो या नौजवान की, सबकी वोट की कीमत एक है। एक आदमी की एक वोट की एक वैल्यू। फिर आप मुझे बताओ, कितना बड़ा समाज जो दिल्ली गति परिवर्तन कर सकता है, वो मध्य प्रदेश में हाथ क्यों फैलाए हुए है? क्योंकि वो अपनी क्षमता को नहीं समझ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं? मैं नहीं। अब तो मुझे महसूस हो रहा है कि कम करते हैं। आवाज इतनी धीमी थी, अगर मेरे पास दिल मेरे पास होता तो टूट जाता, तो नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने समाज का नाम दे दिया। तो क्या मैं दोबारा जानना चाहता हूं, मुझसे प्यार करते हो? मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अपने पैरों पे खड़ा होता देखना चाहते हो? तो फिर मेरा आपसे निवेदन है, आप रैली में आओ या ना आओ, लेकिन आप जमीन पे काम जरूर करो यार। देखो, मैं बड़ा भावुक आदमी हूं, ताकतवर तो बहुत हूं। ताकतवर कितना हूं ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ा ही है। ये तो आप राजस्थान की सरकार से पूछ लो, ये तो आप मध्य प्रदेश की सरकार से पूछ लो कि ताकतवर कितना हूं। ना विधायक हूं, ना एमपी हूं, बहुत बड़े धन्ना सेठ का बेटा भी नहीं, धन कुबेर का बेटा भी नहीं। आपके जैसे आरक्षण की वजह से बने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आया हूं, ना कि कॉन्वेंट स्कूल में। और मैं गारंटी देता हूं, लोग झूठ बोलते रहे, मैं नहीं बोलता। मेरी मां दूध बेचती थी, पशु रख के, क्योंकि 6 बहन भाई थे हम लोग, तो खर्चा नहीं पड़ता था नौकरी में। सबको पढ़ाना भी था मेरे पिताजी को, और भी बहनों की शादी भी मेरी 3 बहनें। तो मेरी मां खेत पे जाती थी घास लेने, और मैं स्कूल से आता था। और स्कूल से आके सबसे पहले मैं खेत पे जाता था कि मेरी मां को परेशानी ना हो, उस घास की कचड़ी को उठा के लाता था 2-2.5 किलोमीटर। खेत पे अगर कोई पेड़ टूट जाए तो उस पेड़ को जो है कंधे में रखकर, चाहे वो 1.5 क्विंटल का 2 क्विंटल का हो, एक इंडवा बना के कपड़े का कंधे में रख के उसको लाता था। और घर पे आके मशीन पे, अब तो घर पे, हमारे घर में भी वो लगी है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तार लगा काट देती है घास। 1.5 क्विंटल घास जो है, चाहे चरी हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, और चाहे गन्ने का वो हो, 1.5 क्विंटल घास एक बार में जो है, एक बार मशीन पकड़कर काटते खत्म होता था, उसके बगैर छोड़ता नहीं था मशीन। तो मैं तो आपके बीच से निकल के आया, आप में से आपका दर्द गर्म था, इसलिए अब तो मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए। इतना दर्द सहते हो, इतना दर्द सुनते हो। आप पे एक घटना आती होगी, मेरे पास दिन में सैकड़ों घटना आती है। 2 बच्चियों को मार के लटका दिया गया। आपको याद है राजस्थान में क्या हुआ? पानी का मटका छू देने पे, देखो मैं तो बोतल का पानी पी रहा हूं, उसकी हत्या कर दी गई। आपने देखा कि एक आईपीएस होने के बाद एक व्यक्ति को सम्मान से बारात निकालने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ी। आपने देखा किस तरह से बिहार में एक गरीब व्यक्ति को गोली मार दी गई। आपने देखा छात्रावास में बिहार में गुंडे जाके गोली चला देते हैं बच्चों पे। कितनी घटनाएं, अगर मैं जिक्र करने लगूं तो सवेरा हो जाएगा। इतना दर्द कि आंसू भी सूख चुके। बस एक ही उम्मीद है कि आपने सबका साथ दिया। मेरे रहबर काशीराम साहब कहते थे, मेरे गुरु, कि यूपी के बाद अगर कोई बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे ताकतवर धरती है तो मध्य प्रदेश है। मुझे आपसे और तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और मुझसे भी आपको बहुत उम्मीदें हैं।
आपकी वजह से मैं हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ कर गुजर जाऊं जिसके कारण आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ जाए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आपको अगर वास्तविकता मेरा साथ देना है तो फूल माला चढ़ाने के बजाय, नारे लगाने के बजाय गांव-गांव जाके निकल के घर से समाज को जोड़ने का, समझाने का काम कीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से देश का गृह मंत्री कहता है, क्या कहता है कि हम 50 साल राज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय संविधान को बदल देना चाहते हैं। उनके नेता भी ये कहते हैं, उनके धर्मगुरु भी ये कहते हैं और वो भी ये कहते हैं। वो संविधान की शपथ लेके प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो उनका असली मकसद भारतीय संविधान को खत्म करना है, जो अवसर देता है। और मुझे लगता है 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 23 में इतने ताकत बना देना कि 24 में यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भी मैं अपने आजाद समाज पार्टी से पूछे बगैर चुनाव के बारे में बात न करूं। इतनी ताकत जो है कि वोट देकर बना देना कि जब 24 का चुनाव आए तो यहां के नेता जो है, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाऊ जी और प्रभारी जी के पास आप कहें कि भाई हमारे साथ मिलकर लड़ लो चुनाव, हमारे साथ मिलकर लड़ लो, हम भी जीत जाएंगे। एक आखिरी बात जो आपको सुननी चाहिए कि आजकल आपने देखा है कि देश का जो सबसे ताकतवर संगठन खुद को कहता है, जिसने अपने मुख्यालय पे सीआरपीएफ की सुरक्षा लगाई है, उनके नेता मोहन भागवत की आज कुल बदले बदले बयान दे रहे हैं। बड़े बदले बदले से बयान दे रहे हैं। जो लोग कहते थे हम संविधान बदल देंगे, जिनके नेता गांधी से लेकर तमाम लोग कहते रहे कि जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, जो लोग इसके समर्थक रहे, बड़े बदले बदले से बयान दे रहे हैं। कहते हैं कि जाति और वर्ण व्यवस्था पुरानी चीजों को भूल जाना चाहिए। तो मैं उनको सुझाव देता हूं कि भारत में लोकतंत्र, संसद में कानून बना दो।